सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही स्वतंत्र, अलग और मौलिक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काफी संख्या में लोग आ गए हैं चर्चा में। ये एकदम स्वतंत्र चर्चा है। इसमें मैं अपने कुछ विचार रखूंगा। इसके बाद जिसके मन में जो शंका, जो प्रश्न है, वो अपनी जिज्ञासा रखेगा, समाधान किया जाएगा। और इस सब के पीछे उद्देश्य ये है कि आप जैसा देख रहे हैं कि पिछले 6-8 महीने से एक दृष्टि मानव कल्याण के दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रयास जनसाधारण में किया जा रहा है, जिससे विलुप्त ज्ञान विज्ञान को समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके। जो चीजें समाज में मानव के लिए उपयोगी है लेकिन विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के बाद विलुप्त हो गई, उनको पुनः स्थापित किया जा सके। वर्तमान में जो विचारधाराएं समाज को संचालित कर रही हैं, उससे मानवता को क्या क्या खतरे पैदा हो गए हैं, वो भी विषय है। और साथ में मानवता की रक्षार्थ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का क्या योगदान होना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर जो भेजा है, तो हम ईश्वर की इस सृष्टि की रक्षा कैसे करें, इस विषय पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही मौलिक व्यक्ति की जो जरूरत है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरी दुनिया में शासन प्रशासन की 2 शैलियां हैं। एक शैली है साम्राज्यवाद और दूसरी शैली है साम्यवाद, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। पूरा का पूरा विश्व में आज जो बौद्धिक हमले हो रहे हैं, इन बौद्धिक हमलों के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व की सारी राजनीति इन्हीं 2 खेमे में बट गई है। या तो हम समाजवादी दृष्टिकोण से समाजवाद की राजनीति करने वालों के खेमे में खड़े हैं, या हम समाजवाद विरोधी साम्यवाद की दृष्टि से साम्यवाद की राजनीति करने वालों के खेमे में खड़े हैं। लेकिन हमारा जो अपना मौलिक चिंतन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, या वसुंधैव कुटुम्बकम, जिसमें ना कोई साम्राज्यवाद है ना कोई साम्यवाद है, समग्र पृथ्वी हमारा घर। तो ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि विलुप्त हो गई और ये सारा सब कुछ बस सिर्फ 300 साल के अंदर के इतिहास में विलुप्त होते पाया गया। लेकिन जब हम अलिखित इतिहास को कुरेदते हैं, क्योंकि इधर 300 साल का तो लिखित इतिहास, तो अलिखित इतिहास को कुरेदते हैं तो हम ये पाते हैं कि मनुष्य ने जब अपनी बुद्धि को विकसित किया, अपने सामर्थ्य को विकसित किया, तो मनुष्य ने सदैव से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया। चाहे वो देव असुर संग्राम हो, चाहे वो है राम रावण का युद्ध हो, महाभारत का युद्ध हो, समुद्र मंथन हो, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का युद्ध हो, जितने भी युद्ध विश्व में हुए, जिनमें करोड़ों लोग मार दिए गए, ये सारे के सारे युद्ध 2 वर्गों के बीच में हुए। एक वह जो अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता था, जिन्हें हमने कहा शैव, और दूसरा वर्ग वह जो आक्रांता था, जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से शैवों को नष्ट
करके अपनी वैष्णव संस्कृति को पूरी दुनिया पर फैला देना चाहते थे। इन दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध था। साम्राज्यवादी संस्कृति, जिसे वैष्णव संस्कृति कहा जाता है, उनके आचार्य बृहस्पति देव थे, देवताओं के आचार्य, और अपने अस्तित्व रक्षा के लिए जो लोग लड़ रहे थे, ये सभी जिन्हें वैष्णव लेखकों ने दैत्य, दानव, असुर या निकृष्ट योनियों में डाल दिया, ये सभी भगवान शिव के उपासक, शैव जीवन शैली के पोषक थे। इस पूरी की पूरी व्यवस्था में कहीं भी साम्यवाद जैसी कोई चीज नहीं थी। या तो प्रकृतिवाद था, भगवान शिव के दिशा निर्देश में जो लोग जीवन यापन कर रहे थे शैव जीवन शैली में, वो सब प्रकृति पर आश्रित जीवन यापन कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग था, जिसे देवता कहा गया, भगवान कहा गया, ये वो वर्ग था जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए निरंतर असुरों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर, दैत्यों के ऊपर, मतलब दूसरी संस्कृति के लोगों के ऊपर निरंतर योजनाबद्ध तरीके से छल कपट के द्वारा हमले करते चले जा रहे थे, जो आज भी हो रहा है। लेकिन साम्यवाद जैसा कोई दृष्टांत कहीं भी इस पूरे के पूरे इतिहास में नहीं मिलता। मतलब क्या है कि साम्राज्यवाद और साम्यवाद ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य का ये मूल स्वभाव है कि वह सदैव परिवर्तन चाहता है, और जब वह सदैव परिवर्तन चाहता है तो एक तरह की जो व्यवस्था जीवन शैली की चली आ रही होती है, उसके विकल्प में वह दूसरी व्यवस्था को अपनाना चाहता है। तो दुनिया के जो होशियार, धूर्त, चालाक लोग हैं, वो हमेशा से सत्ता में दो पैरेलल व्यवस्था एक साथ लेकर चलते हैं, और व्यक्ति के पास बस सिर्फ यही विकल्प होता है कि या तो आप इस पैरेलल व्यवस्था के इस खेमे में नंबर 1 में खड़े हो जाएं, या उसके समानांतर व्यवस्था के दूसरे खेमे में नंबर 2 में खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप कोई तीसरा खेमा बनाने की कोशिश करेंगे तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जाएगी, हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा, जहर दे दिया जाएगा राजीव दीक्षित की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, या आपके ऊपर तांत्रिक हमले किए जाएंगे, आपके यहाँ ड्रोन का हमला हो जाएगा, वायरस वार में आपको मार दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन की बात यह है कि एक ही दृष्टि रखने वाले लोगों ने जो दो पैरेलल समांतर विचारधाराएं समाज में चला रखी हैं, जिसमें पूरा का पूरा विश्व दो खेमे में बट गया है, साम्राज्यवाद और साम्यवाद, अगर आप इन दोनों के विपरीत अलग हटकर किसी तीसरे खेमे को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो यह दोनों मिलकर आपको नष्ट कर देंगे। कहने को अमेरिका और रशिया कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन, एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते। लेकिन जब हिटलर एक तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरा, तब क्या हुआ? वही अमेरिका, वही ब्रिटेन, वही रशिया, ये तीनों एक हो गए और तीनों ने मिलकर हिटलर की विचारधारा को क्रश कर दिया और उसे इतिहास में विलेन घोषित कर दिया। सारा साम्राज्यवाद और साम्यवाद उसी दिन एक हो जाता है जिस दिन इन दोनों विचारधारा से अलग हटकर कोई तीसरी विचारधारा मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू करती। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, लोगों को बौद्धिक रूप से प्रशिक्षित करना होगा। हमारे परम प्रिय साथी, परम मित्र, हमारे पुत्रवत
छोटे भाई की तरह राजीव दीक्षित ने इसमें बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। उसने घंटों बैठकर हम लोग चर्चा किया करते थे मानवता के कल्याण के लिए, देश की अर्थव्यवस्थाओं पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, धार्मिक चर्चाओं पर घंटों चर्चा होती थी। उसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के कुछ भगवा व्यवसायियों ने उसकी हत्या करवा दी। कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे नौजवानों की एक पूरी श्रृंखला है जो देश, राष्ट्र और मानवता पर मरने के लिए तैयार है। देखें कितनों को मारता। इसी दृष्टि में सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना मैंने की राजीव जी के ना रहने के बाद, और उसको धीरे 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 खाद पानी और चीजें दे करके मैंने मैच्योर करने की कोशिश की। उस मैच्योर करने की कोशिश के अंतर्गत जितनी सनातन संस्कृति के विलुप्त अध्याय थे उन सबको अपने लेखों के माध्यम से सजाया संवारा अपनी वेबसाइट पर। उनके वीडियोस बने। धीरे धीरे जब एक संपन्न वेबसाइट डेवलप हुई sanatangyanpeeth.in, और सनातन ज्ञानपीठ का यूट्यूब चैनल, तब हमने अपने प्रवचन की श्रृंखला शुरू की। राजीव प्रेमियों ने मेरे ऊपर बहुत से आरोप लगाए कि आप मौन हैं, आप राजीव जी के प्रति अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप वफादार नहीं रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे अपरिपक्व सोच के, अविकसित मस्तिष्क के लोग थे। जिस तरह एक इमारत को खड़ा करने के लिए मजबूत बेस, मजबूत नींव की जरूरत होती है, उस तरह पिछले 10 सालों से मैंने इस पर काम किया। और आज विश्व के 17 देशों में सनातन ज्ञानपीठ की अपनी विचारधारा, अपनी शाखा का प्रतिनिधित्व हो रहा है। 250 से अधिक शहरों में अपनी विचारधारा के लोग समाज में कार्य कर रहे हैं, और अब आप लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इस तरह सनातन संस्कृति, सनातन विचारधारा, शैव जीवन शैली का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में अब हम आगे सनातन ज्ञानपीठ के प्रशिक्षण केंद्र पूरे विश्व में स्थापित करने जा रहे हैं। इस वर्ष 2022 में 54 केंद्र स्थापित करेंगे, और 2023 समाप्त होते होते तक 108 केंद्रों की स्थापना कर ली जाएगी, ऐसा मैंने लक्ष्य रखा है। जो भी व्यक्ति सनातन ज्ञानपीठ के केंद्र अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में खोलना चाहेगा, उन सभी लोगों को केंद्र से विचारों का समर्थन और मार्गदर्शन दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि जो लोग इस तरह के केंद्रों को खोलेंगे, उन्हें पहले अपने मन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा, जिससे वह यह समझ सकें कि हम साम्राज्यवाद और साम्यवाद से अलग हटकर सनातन जीवन शैली, शैव जीवन शैली का प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण कैसे लोगों को देंगे। इसके लिए 3 महीने का एक विशेष सत्र मैं लूंगा, जो विश्व सत्ता का सत्र कहलाएगा। इसमें विश्व सत्ता के हथकंडे, विश्व सत्ता के षड्यंत्रों से बचने के उपाय, और विश्व में अपने सनातन ज्ञान की सत्ता कैसे कायम हो, इसकी कार्य योजना का प्रशिक्षण मैं दूंगा स्वयं। जो साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं, सुशील कुमार जांगिड़ जी को इसका मैंने मुखिया बनाया है। सुशील कुमार जांगिड़ जी इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे,
और जब इनके पास कार्य अधिक हो जाएगा तो इनके सहयोग में 2-3 लोगों को मैं और लगाऊंगा जिन पर मेरी दृष्टि अभी पहले से तैयार है। इस दृष्टि से मैंने चीजों को सोचा है, संवारा है। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछें, फिर मैं अपने आगे के प्रवचन को जारी करते हुए इसको अंतिम स्वरूप की तरफ बढ़ाना शुरू करूं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो बोलिए शिवाजी। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी रूपरेखा कैसे होगी। मतलब 3 महीने की बात की है आपने, तो जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो शुरुआती। वो अभी 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 मैं बताऊंगा, अभी जी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। गुरुजी, इसकी योग्यता क्या होगी इस सत्र में भाग लेने की? इसमें कोई शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। नहीं गुरुजी, मानसिक पूछ रहे हैं। व्यक्ति का आईक्यू इतना होना चाहिए कि जो विषय उसको समझाने की चेष्टा की जा रही है वो समझ जाए बस। जी जी। अभ्यास धीरे धीरे सब कुछ जानने लगे। जी गुरुजी। गुरुजी, इसमें मेरा एक प्रश्न है। मैं दामोदर बोल रहा हूँ। बोलिए। तो गुरुजी, इसमें जब चयन किया जाएगा तो इसमें किस तरीके से चयन किया जाएगा? या अभी हम अगर सत्र शुरू भी करते हैं हमारे मोहल्ले में, तो जब जब संगठन बनाया जाता है तो संगठन के अंदर ही कुछ लोग उल्टा घूम जाते हैं अपने तरीके से, फिर अपना लोभ लालच के हिसाब से वो लोग अपने आप कार्य करते हैं। तो इससे कैसे बचाया जाए? देखिए, हमारा अपनी दृष्टि यह है कि हम मास्टर ट्रेनर, मुख्य प्रशिक्षक को ट्रेंड करेंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड है। इसमें 20 कक्षाएं लेंगे हम और उनको अपनी दृष्टि विकसित करनी। दृष्टि विकसित करने के बाद जब वो कार्य करेंगे तो जो लोग उनका सहयोग करते हैं वो जितना सहयोग कर देंगे। जो नहीं कर रहे हैं या धूर्तता, बेईमानी, मक्कारी कर रहे हैं वो अपने आप सिस्टम के बाहर हो जाएंगे। इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कोई मेरा अपना निजी काम नहीं है। अगर मनुष्य अपने रक्षा कुछ करना चाहता है तो वह करे, और अगर नहीं करना चाहता है तो उसकी मृत्यु का इंतजाम विश्व सत्ता ने कर रखा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह व्यक्ति निश्चित रूप से वायरस वार में मारा जाएगा। तो जिसको आत्मरक्षा का बोध हो, आत्मरक्षा का भाव हो, वह व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए निष्ठा, ईमानदारी से जुड़े। और जो नहीं जुड़ना चाहता है उसके लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा रहे। ईश्वर उसकी आत्मा को अग्रिम में शांति की कामना करता हूं, क्योंकि जो लोग सनातन जीवन शैली से इतर किसी भी जीवन शैली में जीने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी ही उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो विश्व का सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसलिए किसी से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी व्यवसायिक बुद्धि के लोग कभी भी जीवन में लोक कल्याण का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों से अपेक्षा भी मुझे नहीं। और कोई प्रश्न किसी? धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन ही होगा या कहते हैं इसमें होगा? प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा, लेकिन आप लोग जो कार्य करेंगे वो अपने क्षेत्र में फिजिकल अट्रैक्शन के साथ में, साक्षात्कार के साथ कार्य करेंगे। लेकिन मैं जो प्रशिक्षण दूंगा वो ऑनलाइन ही दूंगा जी। इसके बाद जहां पर केंद्रों की स्थापना की जाएगी वहां मैं व्यक्तिगत भ्रमण करूंगा। 1 दिन 2 दिन के सत्र लूंगा, और जो लोग जिस तरह की जहां जो टीम अपनी बनाएंगे उस टीम के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ करके कार्य करूंगा। गुरुजी, मेरा प्रश्न था, अगर कोई व्यक्ति इसमें जो आप सत्र लेंगे 3 महीने, इसमें जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है? कोई भी जुड़ सकता है, ये समाज के लिए है। दुनिया का कोई भी आदमी इस सत्र में जुड़ सकता है। और
इस सत्र में जुड़ सकता है, लेकिन जो प्रशिक्षण सत्र मैं चलाऊंगा उसमें कुछ, क्योंकि गोपनीय सूचनाएं भी दूंगा, कुछ विश्व के षड्यंत्रों का खुलासा भी करूंगा, इसलिए उस सत्र में उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जिन लोगों का चयन कर लिया गया है। वह सामान्य पब्लिक के लिए नहीं होगा। लेकिन अभी इस तरह के कार्य योजना के सत्र में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। जी जी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी 108 केंद्र भारत में होंगे या फिर विदेशों को मिलाकर? पूरे विश्व में। और कोई साथी कुछ पूछ रहे हैं? गुरुजी प्रणाम, शिवम बोलिए। गुरुजी, ये जो मतलब मूल सत्र होगा जिनको आप प्रशिक्षण देंगे, उनकी मतलब फीस क्या रहेगी और जो कब से शुरू होगा? फीस अभी निर्धारित नहीं की गई है। रुचि लोगों की कितनों की बनती है, क्या बनता है, अगर 2-4 लोगों की रुचि बनती है तो फिर इस विषय को अभी टाल दिया जाएगा। लेकिन हमें अगर 20 लोग 25 लोगों की रुचि दिखाई देती है, बैच बनता है, तब उसमें संस्थान के खर्चे कितने कम पैसे में एडजस्ट किए जा सकते हैं, उसको देखते हुए उस हिसाब से फीस निर्धारित की जाएगी। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी एक और प्रश्न था, ये केंद्र की रूपरेखा क्या होगी? मतलब जैसे ये इंडिया में ये मेन केंद्र रहेगा, बाकी सब उसके अंदर रहेंगे या सब इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे या फिर बाहर भी हैं? मुख्य केंद्र इंडिया में रहेगा, बाकी और सभी केंद्र स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेंगे, लेकिन उनको मुख्यालय के प्रति जवाबदेही होगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संस्थान का नाम खराब करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और कोई प्रश्न किसी का? सुशील जहांगीर जी आज जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं? गुरुजी प्रणाम। जुड़े हैं जी। आप अपनी कोई कार्य योजना अपने साथियों के समक्ष रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल गुरुजी, लेकिन आप पहले अभी मैं दूं या बाद में दूं गुरुजी? नहीं, अभी लोगों के प्रश्न ही नहीं कोई खड़े हो रहे हैं, तो आप अपनी बात करिए, उसके बाद शायद प्रश्न खड़े हो जाएं लोगों के। जी मैं ठीक है गुरु, जैसे आपकी आज्ञा। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। जैसा कि अभी गुरुजी ने पूरा आपके समक्ष सारी चीज़ों को रखा है कि सनातन ज्ञानपीठ क्या भूमिका करना चाहता है और हमारे इस सनातन ज्ञानपीठ के जो उद्देश्य हैं वो आप सब लोगों को बताए गए हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात इसमें रखना चाहूँगा कि सनातन ज्ञानपीठ का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो संकल्प का है। जो व्यक्ति अपने अंदर संकल्प की परिकाष्ठा के साथ में है तो वो सनातन ज्ञानपीठ में अपना सब कुछ दे सकता है। उसके सहयोग मात्र से चीज़ें चलेंगी, जिसमें हम 3 चीज़ों को काउंट करते हैं, तन मन और धन, तीनों चीज़ें आती हैं। पहले व्यक्ति तन से होना चाहिए, फिर मन से और उसके बाद धन से। और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कि चयन और निर्णय के ऊपर। तो जितने लोगों ने सनातन ज्ञानपीठ का चयन किया है, जो उनका निर्णय है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सनातन ज्ञानपीठ की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है नियत। जैसा कि अभी सवाल किया था पीछे की नियत को लेकर हम लोग बड़े दुविधा में रह जाते हैं। तो जैसी हमारी नियत होती है वैसी ही नियति बनती है, और नियति से परे कहीं कुछ नहीं जा सकता। सब कुछ नियति के अधीन है। नियति को क्या मंजूर है वो हमारी नियत पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। और ये दोनों चीजें विकसित होती है मनुष्य की
3 चीजों को मिलाकर। तो सबसे पहले विचार है, फिर दृष्टि बनती है, फिर सृष्टि, और फिर संवाद, और फिर चीजें सनातन की तरफ बनती चली जाती है। जो समग्र रूप अपना लेती है वो सनातन कहलाती है। उसको बनाने के बाद व्यक्ति के पास 3 चीजें और महत्व की होनी चाहिए। एक है समर्पण, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, जिसमें कोई शंका ना रहे, किसी तरह की कोई मंशा ना हो कि हम इस चीज को पालेंगे, पा लिया तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। समर्पण के बाद आती है संवेदनशीलता। समर्पण कर दिया तो संवेदनशीलता होनी चाहिए किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव है, चाहे किसी के विचार हैं। और संवेदनशीलता के बाद आता है संभाव। सबके प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, चाहे वो अच्छी बौद्धिक स्तर का हो। समभाव होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। इसके बाद जो चीजें व्यक्ति के अंदर विकसित होती है वो है समग्र विस्तार की। और यही चीज आज के समय में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम जो पुराना ज्ञान है, शिव जो संस्कृति है, उसका समग्र विस्तार कर सकें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अब मैं इस पे मुख्य उद्देश्य पे आता हूँ। हमारे यहाँ पे हमने 3 स्तर पे चीजें रखी। जो लोग अपने इसमें शाखा खोलना चाहते हैं स्वयं की, और जो इसमें चाहते हैं कि हम अपने यहाँ पर सेंटर बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, शाखा बनाएंगे, तो आप में से जितने लोग जुड़े हैं, इनमें से कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने यहाँ पर सेंटर बना पाएंगे? सुशील जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जो साथी अपने यहाँ सनातन ज्ञानपीठ की ब्रांच, शाखा, केंद्र, प्रशिक्षण स्थल आदि स्थापित करना चाहते हैं, वो लोग कृपया एक एक करके नाम बता दें, जिससे कि सुशील जी उनको सूचीबद्ध करके बाद में उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकें। जी गुरु जी, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। मैं होसूर तमिलनाडु में शाखा शुरू करवाना चाहता हूँ। लिखिए सुशील जी। दामोदर जी गुरु जी, हो गया इनका। ठीक। दूसरे साथी? जी विक्रम बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से जी, दुर्ग में। विक्रम जी दुर्ग छत्तीसगढ़ में शाखा खोलना चाहते हैं। और तीसरा साथी कोई? जी गुरुजी, धीरू कानपुर से। पूरा नाम बताइए। धीरेन्द्र केसरवानी, कानपुर। श्री धीरेन्द्र केसरवानी जी कानपुर में। कानपुर के किस क्षेत्र में? चलिए, और कोई साथी? गुरुजी योगेश, दिल्ली से। मिस्टर योगेश गोयल दिल्ली में खोलना चाहते हैं। दिल्ली में किस क्षेत्र में आप खोलेंगे अपना ऑफिस? करोल बाग के पास है गुरुजी। करोल बाग। और साथी? चलिए। हाँ गुरुजी, मेरा रहेगा सवाई माधोपुर, राजस्थान से। ठीक, आप अपना भी लिख लीजिए। 5 लोगों ने अपना पहले दृष्टि में परिचय दिया और ये कार्य करने को उत्सुक दिखाई दिए। गुरुजी प्रणाम, मैं बलजीत बोल रहा हूँ। मेरा पहले से ही खुला हुआ है आपके आशीर्वाद से, गुड़गांव के सेक्टर 22 में। लिखिए बलजीत जी, सेक्टर 22 गुड़गांव। मेरा पहले से ही स्थापित है आपके मार्गदर्शन। और कोई साथी? सुशील जी, मेरा नाम भी लिखिए। विवेकशील दारुल-इस्लाम में। विवेकशील जी दारुल-इस्लाम तंजानिया में खोलना चाहते हैं। गुरुजी शिवम बोल रहा हूँ। गुरुजी, जैसे अभी सामर्थ्य या परिस्थिति नहीं है मतलब कोई ऐसा कार्य करने की, खोलने की, तो पर्सनली वॉलंटियर बन के काम भी कर सकते हैं। वो भी है, वो भी सुविधा है इसमें।
आप वॉलेंटियर बन के कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम लिखा देंगे तो जो प्रशिक्षण किन किन को देना है उनकी सूची में आपका नाम आ जाएगा। जी जी, फिर मेरा नाम शिवम शुक्ला, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से शिवम शुक्ला। जी जी। ठीक। और कोई साथी? जी गुरुजी। जिन लोगों का नाम आज दर्ज होगा वही लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रशिक्षण ओपन प्रशिक्षण नहीं है। इसलिए जो लोग केंद्र खोलना चाहते हैं, बिना केंद्र खोले प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, या जो लोग व्यक्तिगत जनसंपर्क करके प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ये तीनों श्रेणी के लोग आज अपना नाम दे दें, जिससे कि प्रशिक्षण सत्र में इन लोगों को जोड़ा जा सके। गुरुजी मेरा नाम सोमनाथ प्रजापति है। आप किस क्षेत्र में खोलना चाहते हैं? गुरुजी हम सेंटर तो नहीं खोल पाएंगे। हाँ, लेकिन जनसंपर्क का कार्य आप करते रहें। जी जी, ये कर सकते हैं। कहाँ पर? जी, ये तंदवारी के पास हमारा गांव है। बांदा, जिला बांदा। जी, बांदा 35 किलोमीटर है गांव से। हाँ, ठीक है। और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम, मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। जी, मैं व्यक्तिगत जनसंपर्क का काम करना चाहूँगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अजय कुमार डोठाल। मिस्टर अजय कुमार राठौर, ये जनसंपर्क डोठाल जी, हल्द्वानी जी। ठीक। और कोई साथी? गुरुजी मनीष मिश्रा लिखे। मिश्रा। मनीष मिश्रा, चंदौली से, वाराणसी के पास में, जनसंपर्क का। जनसंपर्क का दायित्व ले रहे हैं, ठीक है। और साथी? गुरुजी मैं राहुल, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ। मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम कर सकता हूँ राजस्थान झालावाड़ से। दिनेश जी राजस्थान झालावाड़ से कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करने को तैयार है। और कोई साथी थे बीच में बोल रहे थे? गुरुजी प्रणाम। मैं राहुल गुप्ता बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अभी गुरुजी जनसंपर्क का कार्य कर सकता हूँ, लेकिन आपके आज के सत्र के बाद चीजें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होंगी तो आगे और भी अन्य कार्य कर सकता हूँ। सुशील जी आपसे संपर्क में रहेंगे। जी जी। और कोई साथी? गुरुजी विनोद बोल रहा हूँ, हिमाचल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विनोद जी। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैं जनसंपर्क में या कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकता हूँ। हिमाचल में किस जगह हैं आप? जी मैं अर्की में हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये शिमला के साथ है। ठीक है। और दूसरे साथी बोल रहे थे कोई? जी राकेश भारद्वाज बात कर रहा था गुरुजी। राकेश भारद्वाज जी, आप कहाँ पर कार्य करना चाहते हैं? जी मेरा कार्य क्षेत्र वैसे गुड़गांव में है, तो मैं बलजीत जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहूँगा। बहुत सुंदर, दो लोग मिलकर करेंगे, बहुत अच्छा कार्य होगा। और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए श्री राम जी। आप जी मैं नेपाल के जनकपुर एरिया से हूँ। मैं वहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। विदेश में 2 शाखाएं खुली आज, एक तंजानिया में, दूसरा नेपाल में। बहुत सुंदर। और बताइए, और कोई साथी जो समय दे सकता हो? आप सभी लोगों का सुशील जी जानकारी विस्तार के साथ बना करके हमको दे देंगे, और आप लोगों की फोटो के साथ आपका विस्तृत परिचय वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। जो लोग वेबसाइट विजिट करते हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में आप लोगों से संपर्क कर सकेंगे। इस तरह से 108 केंद्र हमने अगले 2 वर्ष के अंदर स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुराने केंद्र जो चल रहे हैं उन केंद्रों को भी इस केंद्रों के साथ जोड़ करके मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 के अंदर हम लोग समस्त केंद्रों की स्थापना कर लेंगे। इस संदर्भ में थोड़ा दृष्टि विकसित करने के दृष्टिकोण से 2-3 चीजें हम रख रहे हैं।
सुशील जी, आप कोई बात और कहना चाहते हैं या मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं? जी नहीं गुरुजी, मेरी 2-5 मिनट की बात और है, वो मैं इनको और क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल बताइए। जैसा एक तो था जो केंद्र खोलना चाहते थे और जनसंपर्क के द्वारा कार्य करना चाहते थे, एक इसमें और हमने व्यवस्था बनाई है कि हफ्ते में लाइव क्लासेस भी आप लोग दे सकते हैं बच्चों को प्रशिक्षण करने के लिए और उनको सनातन ज्ञान के बारे में बताने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग का एक पीरियड रहेगा जो कि 3 महीने से लेकर 3 महीने का है उसकी अवधि। उसमें 15 क्लासेस होंगी जिसमें सनातन का आपको पूरा विजन दिया जाएगा कि सनातन ज्ञानपीठ क्या क्या कार्य कैसे कैसे करना चाहता है। तो जो लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2। तो जो बच्चे उनमें प्रशिक्षित किए जाएंगे, उनके अंदर जिन बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, उनको सनातन जो संस्थान है वो अपना प्रमाण पत्र जारी करेगी और जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके आधार पर, और संस्थान की तरफ से उन्हें प्रमाणिकता की पूरी अपना प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक ये है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें वो है कि कई सारे लोग तो इनमें काम कर लेंगे 2 तरह के। अब एक कैटेगरी और हो सकती है जो ना तो संस्थान खोल सकते हैं ना जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सहयोग कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो एक श्रेणी के लोग हमने इनमें भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं जो संस्थान को वित्तीय सहयोग करेंगे। तो ये सब कुछ करने के जो उद्देश्य है वो हमारा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 और संवत 2069 तक हम राष्ट्रीय स्तर पर करीब 54 केंद्र खोलने के लक्ष्य को हमने रखा है 1 वर्ष के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने 5 केंद्रों को खोलने का इसके ऊपर लक्ष्य रखा है। ये सारी चीजें इसके तहत आएंगी और इनके सहयोग के लिए आप जैसा कर सकते हैं वो आप अपने जनसंपर्क में कर लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक से, जो कि फाइनेंशियल हेल्प करना चाहें। इसमें जैसे भी आपको कोई अगर सपोर्ट चाहिए तो संस्थान से आपको हर तरह का सहयोग इसमें उपलब्ध होगा। गुरुजी मेरी बात पूरी हो गई है। इसमें सुशील जी ने विस्तार के साथ पूरी कार्य योजना आप लोगों को बताई। आप लोग इस विषय पर चिंतन मंथन करिए, और ये एक ऐसा अवसर है अपने जीवन का कि बहुत से लोग सोचते हैं हम राष्ट्र के लिए कुछ करें, मानवता के लिए कुछ करें, जीव जंतु के लिए कुछ करें, पर्यावरण के लिए कुछ करें, गौरक्षा के लिए कुछ करें, वगैरह वगैरह। बहुत तरह के सकारात्मक विचार लोगों में होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सकारात्मक विचारधारा के लोगों का एक समूह बनाने का सनातन ज्ञानपीठ ने ये निर्णय लिया है। जैसे आप देखते हैं रोटरी क्लब होता है, लॉयंस क्लब होता है, इनमें बड़े बड़े समाज के पूंजीपति और प्रतिष्ठित लोग जुड़ करके एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के काम धंधे चीजों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, बड़े स्तर पे बड़ा सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और अपना लाभ भी उठाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का दर्शन नहीं है कि हमें कोई बहुत लाभ उठाने की इच्छा है, लेकिन अगर कोई साथी अपना सनातन ज्ञानपीठ का सदस्य है, वो मान लीजिए अभी तंजानिया जाना चाहता है, तो विवेकशील जी जैसे वहां पर हैं अपने साथी, तो वह एक व्यक्ति ने सूचित कर दिया तो विवेक जी ने उसको वहां की सही स्थिति बता दी कि तंजानिया में कितनी टूरिस्ट प्लेस है, कितनी जानकारी है, कहाँ कौन से होटल मिल जाएंगे, कहाँ पर रुकना उचित है, कहाँ नहीं उचित है। क्योंकि अनजान जगहों की लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिससे आदमी बहुत परेशान होता है। या कोई अपना ऐसा साथी है जो सनातन ज्ञानपीठ से जुड़ा है स्थायी रूप से, वह व्यक्ति मान लीजिए कि सुशील जांगीड़ जी के क्षेत्र में गया और वहां पर वो क्या देखे क्या ना देखे, कोई मेडिकल फैसिलिटी की अचानक उसको जरूरत पड़ गई, तबीयत अचानक कुछ खराब हो गई, कोई बात हो गई, परिवार में कोई आराम बीमार हो गया, कोई बात हो गई, तो उसको फर्स्ट एड के तौर पर एक अनजान शहर में एक व्यक्ति अपना ऐसा है जो उसके लिए इमीडिएट इतना इंतजाम कर दे कि उस व्यक्ति की जीवन रक्षा हो जाए और वह व्यक्ति सुरक्षित अपने घर पहुंचे।
तो इस तरह का ये एक सनातन ज्ञानपीठ परिवार का स्वरूप बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। यही 1 लाख बच्चे जो निःशुल्क वर्तमान में पढ़ाए जाएंगे, यही 1 लाख बच्चे हमारे सनातन ज्ञानपीठ के परिवार का तेजी से विस्तार करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन इन 1 लाख बच्चों को विस्तार करने और पढ़ाने और इन सब के लिए उनकी बौद्धिक परिपक्वता लाने के लिए एक प्रशिक्षक टीम होनी चाहिए। उस प्रशिक्षक टीम के लिए 20 लोगों का चयन अपने 6 महीने के दौरान जो लोग जुड़े रहे हैं और जिन्होंने इसमें रुचि ली है, सनातन जीवन शैली को समझने में, शिव संवाद को समझने में, ज्योतिष तंत्र, ब्रह्मास्मि क्रिया योग आदि को समझने में, तो उनमें से 20-25 लोगों को मैंने चुना है और उन 20-25 लोगों को मैं प्रशिक्षित करूंगा 3 महीने 4 महीने, जो समय लगेगा, जब तक कि एक सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हो जाता कि मैंने अपनी पूरी बात लोगों को समझा दी। फिर ये जो 1 लाख बच्चे सनातन ज्ञानपीठ गोद लेगा, इन 1 लाख बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में यही प्रशिक्षक प्रशिक्षित करेंगे। यह पूरा का पूरा काम रूप स्वरूप 1.5 साल के अंदर स्थापित हो जाएगा। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टीम लग गई है जो आप अपने घर से लाइव क्लास ले सकते हैं। जैसे इस समय आप लोग लाइव जुड़ते हैं, आप अपनी विशेषज्ञता बताएंगे कि मैं आयुर्वेद पर अच्छी बात कह सकता हूं, मैं ज्योतिष पर कह सकता हूं, मैं तंत्र पर कह सकता हूं, मैं किसी विशेष तरह के रोग पर कह सकता हूं, विशेष तरह के ज्ञान पर कह सकता हूं, संगीत पर कह सकता हूं, योग पर कह सकता हूं, प्राणायाम पर कह सकता हूं। कोई विशेषज्ञ आप हैं तो ऐसे विशेषज्ञों को भी हम अपने लाइव क्लासेस में जोड़ेंगे, जिसमें वह 1 लाख बच्चे पूरे देश के उसको सुन सकेंगे। उनके वीडियो YouTube पर सनातन ज्ञानपीठ के चैनल पर सर्कुलेट किए जाएंगे, उनका प्रोपोगेशन किया जाएगा, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। और अगर कहीं कोई उसमें प्रशिक्षण में पाया जाता है कि उनके दृष्टि में कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसके लॉजिकल कारण बता करके उनके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए। सारे के सारे पुरुषार्थ और मेहनत का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमें पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो इस वैश्विक संकट, जो पूरी की पूरी पृथ्वी पर आज मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि पता नहीं मानवता बचेगी भी या नहीं बचेगी, या इस वायरस वार में ही खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्हों का जवाब देने के लिए एक सफल और कुशल नेतृत्व में एक अच्छी टीम खड़ी की जाए। मैं अब ये नहीं चाहता कि जैसे मेरे छोटे भाई राजीव जी के देहांत के बाद पूरा संगठन बिखर गया, उस तरह अब बिखराव हो। मैं ऐसे सैकड़ों राजीव दीक्षित बना देना चाहता हूं कि विश्व सत्ता के लोग चाह के भी इस संगठन को नष्ट ना कर पाए। इसके लिए ये पूरा का पूरा महाअभियान चला रहा हूं। ईश्वर चाहेगा तो हमारे ये 20, 25, 30 जो बौद्धिक परिपक्व प्रशिक्षक हैं, ये उन 1 लाख बच्चों को जिन्हें सनातन ज्ञानपीठ भविष्य में गोद ले लेगा, उनको प्रशिक्षित करेंगे और वो 1 लाख बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अगले 3 से 5 साल के अंदर पूरे विश्व के करोड़ों लोगों को दिशा देंगे और उससे मानवता का कल्याण होगा, मनुष्य का कल्याण होगा और विश्वव्यापी षड्यंत्र करने वालों के षड्यंत्र असफल होंगे। इस तरह की मेरी मानसिक कामनाएं हैं। अगर किसी साथी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर इसके बाद मैं अपने वक्तव्य को और आगे बढ़ाता हूं। गुरुजी, जैसे ये आप कह रहे हैं 1 लाख बच्चों को गोद लिया जाएगा, तो वो कैसे लिया जाएगा, उसमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे? बिल्कुल बताएं। एक सॉफ्टवेयर इजाद करवाया है मैंने, बनवाया है,
ये सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था है ऑनलाइन। जो बच्चे ऑनलाइन निःशुल्क ट्यूशन पढ़ेंगे उन्हीं में ट्यूशन के साथ में संस्कार चिकित्सा करके प्रतिदिन किसी एक विशेषज्ञ का वक्तव्य उसमें आयोजित करने का इरादा बनाया है। बच्चे अपनी सामान्य शिक्षा के लिए माता पिता आज आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं और माता पिता इतने शिक्षित भी नहीं है कि बच्चों को घर पे पढ़ा सकें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिस दैट जो भी कुछ होता है। तो ऐसे बच्चों को सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार पूरा का पूरा पठन पाठन का दायित्व ट्यूशन के तौर पर सनातन ज्ञानपीठ उठाएगा और उन बच्चों में शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार और संस्कार की चिकित्सा इन दो चीजों का समावेश करेगा, जिससे वह बच्चे जब इंटर के बाद हायर एजुकेशन में जाएं तो उनके अपने संस्कार उनको सही तरीके से दुनिया को देखने का नजरिया उनके अंदर विकसित हो और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो किसी के नौकर ना बने, कहीं नौकरी ना ढूंढे 1,50,000 रुपए की। वो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, औद्योगिक घराना खुद में बने। एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद जैसे आज विश्व के बड़े बड़े लोगों का हम लोग नाम लेते हैं, उस तरह से भारतीय मूल के लोग विश्व के इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चुनौती बन के खड़े हो जाएं और पूरा विश्व जो दुनिया में एक विशेष समूह 2,000-2,500 परिवारों के लोग जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उनके पैरेलल अपने सनातन दर्शन सनातन चिंतन के लोग पूरे के पूरे विश्व की व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप बढ़ाएं, अपनी दृष्टि बढ़ाएं, अपना दर्शन बढ़ाएं और मानसिक सकारात्मक ऊर्जा से पूरे के पूरे विश्व के सोचने के नजरिए में परिवर्तन हो। इस दृष्टि से लोगों को प्रशिक्षण शिक्षा के साथ साथ दिया जाएगा। क्लास 6 से शुरू किया जाएगा और ये इंटर तक 6 वर्ष तक के प्रशिक्षण है। इसके बाद यदि व्यक्ति चाहता है तो वह विशेषज्ञ बन करके सनातन ज्ञानपीठ के ही साथ में जुड़ करके अपने खुद के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकेगा। इस तरह की कार्य योजना है। जी धन्यवाद। और कोई विषय किसी के दिमाग में कोई बात हो तो पूछ सकते। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, आवाज आ रही है आपको? गुरुजी, जैसे बच्चा हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अडॉप्ट करने वाले की भूमिका क्या होगी? मतलब हम जैसे कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कोई आर्थिक सहयोग होगा तो कैसे होगा, या उसके अतिरिक्त हमें क्या करना पड़ेगा इस तरह? कुछ नहीं, जब हम लोग अपनी टीम खड़ी कर लेंगे तो यह टीम अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के, अपने नातेदार रिश्तेदार में जिनको उचित समझती है उनका डिटेल सनातन ज्ञानपीठ के संस्थान में मेल पर, व्हाट्सएप आदि पर भेज देंगे और यहाँ पर जो हेड ऑफिस में लोग काम करते हैं वो उनको उस सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ करके उनको एक लॉगिन पासवर्ड दे देंगे। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं लॉगिन करके और फेसबुक चलाते हैं, उसी तरह वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। इसके लिए कार्यालय का जो भी व्यय है वो सनातन ज्ञानपीठ उठाएगा और उसके लिए लोगों से आर्थिक मदद समय समय पर ली जाएगी। लेकिन बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, उनको वह शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें वीडियो भी होगा, लाइव क्लासेस भी होंगे, पीडीएफ में पूरी की पूरी किताबें भी होंगी। वर्तमान में एक सेटअप लखनऊ में चल रहा है हमारा, सुशील जांगिड़ जी आए थे, देख गए थे, बलजीत जी भी आए थे, वो देख गए थे, अभी तंजानिया वाले विवेकशील जी आए थे, वो देख गए थे।
उस पूरे के पूरे सेटअप में उन्होंने देखा कि 42 लाख बच्चों को इस समय हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो 42 लाख बच्चों की संख्या में चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ये एक संगठन के तहत पढ़ाया जा रहा है, उसका पार्ट है। लेकिन जो लोग उस संगठन का पार्ट नहीं है, ऐसे भी समाज में लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको कि शिक्षा में सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। इस वजह से उनकी मेधा शक्ति का राष्ट्र के हित में समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोग जो किसी वर्ग, किसी समूह से, किसी भी तरह के कोई भी लोग हों, लेकिन उनमें पढ़ने की ललक है, कुछ जानने सीखने की ललक है, मेधा शक्ति प्रबल है, ऐसे बच्चों को हम लोग समाज से चुनेंगे, निकालेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और उनके भविष्य को सजाने संवारने का प्रयास करेंगे, जिससे वो लोग राष्ट्र के ऊपर बोझ ना बने। 1 रुपए किलो का गेहूं और 2 रुपए किलो के चावल के लिए राशन कार्ड की लाइन में खड़े होकर अपना जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में इतने बड़े उद्योगपति बने कि वो कर के रूप में राष्ट्र के खजाने में अपना योगदान दें। ये मेरी इच्छा है, ना कि राष्ट्र के खजाने से गेहूं और चावल के लिए राशन कार्ड की दुकान पर खड़े दिखाई दे। इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। जी गुरु। और कोई प्रश्न किसी का हो बताइए। आगे बढ़िए गुरु जी। अच्छा, तो जो विषय मैंने अभी तक बताया, इस विषय पर दृष्टि जो मेरी है वो मैंने अपनी बताई। इस पर कार्य करने के जो उत्सुक साथी हैं उन्होंने अपना विषय बताया। अब थोड़ा हम विश्व किस षड्यंत्र में फंसा है इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा कि विश्व के योजनाकारों ने विश्व को 2 हिस्से में बांट दिया। एक साम्राज्यवाद है और दूसरा साम्यवाद है। जो लोग प्रोग्रेसिव सोच के हैं, विस्तारवादी दृष्टि रखते हैं, जिनके अंदर पुरुषोचित गुण हैं, ऐसे पुरुषोचित गुण से संपन्न साम्राज्यवादी विचारधारा के लोगों के लिए एक साम्राज्यवादी पूरा का पूरा वातावरण पूरे विश्व में बनाया गया। और जो लोग सहनशील हैं, स्त्रियोचित गुणों से संपन्न हैं, साम्राज्यवाद की जगह सेवा और कल्याण की कामना रखते हैं, उनके लिए समाज में एक दूसरा वर्ग बनाकर खड़ा करने का प्रयास किया गया। और जो साम्राज्यवाद के अधीन हो, साम्राज्यवाद आज उनको फंड देता है, पैसा देता है और उससे वो लोग सेवा कार्य करते हैं। लेकिन यह साम्राज्यवादी लोग जो फंड देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो किसी भी रूप में देते हैं, उसके पीछे उनका अपना साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, अपने व्यवसायिक उद्देश्य को प्राप्त करना निहित होता है। हम लोग उसको समझ नहीं पाते और जब कुछ समय बाद चीजें स्थापित हो जाती हैं तब हमें लगता है कि ये हम कहां फंस गए। जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के शुरुआत में आज से 70 साल 80 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था नया नया, तो बहुत सी जगहों पर क्रिश्चियन मिशनरीज ने एलोपैथी को स्थापित करने के लिए हॉस्पिटलों की स्थापना की। उस हॉस्पिटल को स्थापित करने के पीछे उनका उद्देश्य मानव कल्याण नहीं था, न मानव सेवा था, चाहे वो टेरेसा हो या कोई भी हो। उनका उद्देश्य ये था कि एक संगठन जो पूरी दुनिया के अंदर
एलोपैथी पद्धति की चिकित्सा पद्धति के लिए इक्विपमेंट्स बनाता है, मशीनें बनाता है, दवाइयां बनाता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था जिस प्लेटफॉर्म के तहत उनका भविष्य में मार्केट खड़ा हो सके। 1300 से अधिक अस्पताल पूरे देश में खोले गए और उन अस्पतालों का प्रभाव इतना बढ़ा कि गांव के छोटे से छोटे कुनवे के अंदर भी लोग एलोपैथी दवाइयों को जानने पहचानने लगे और उनका प्रयोग करने लगे, जिन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाने लगा। ये इतना गहराई तक अंदर भारतीय संस्कृति में घुस गया कि इसने आयुर्वेद को खत्म कर दिया, मर्म चिकित्सा को खत्म कर दिया, नस विज्ञान, नाड़ी विज्ञान को खत्म कर दिया। इसने मर्म चिकित्सा, इकोप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑरा हीलिंग, न जाने कितनी पद्धतियां समाज में संचालित थी, उन सबको खत्म कर दिया। प्राकृतिक चिकित्सा का तो नामो निशान मिटा दिया। सुगंध चिकित्सा विलुप्त हो गई। तो ये सारी के सारे 100-150 जो चिकित्सा पद्धतियां थी, इनको किस एक विधा ने विलुप्त किया, वो थी एलोपैथी। और उस एलोपैथी के प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरे भारत के अंदर जगह जगह मानव कल्याण, लोक कल्याण के लिए जो अस्पताल स्थापित किए गए उस समय के स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, उनके पीछे साम्राज्यवादी शक्तियों का हाथ था, फंड था उनका, और उन्होंने इसके लिए सफलता पाई। 73 लाख करोड़ रुपए की दवा और इक्विपमेंट भारत के अंदर प्रतिवर्ष बिक जाता है। हमारी सरकार भी उनके सहयोग में खड़ी है। बजट का 0.3% पैसा आयुर्वेद को दिया जाता है और बाकी का पूरा पैसा 99.7% पैसा एलोपैथी हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के ऊपर लगा दिया जाता है। एलोपैथी दवाइयों के डेवलपमेंट पर लगा दिया। स्पेसिफिक अलग लॉ है, उनके लिए सामान्य कानून से अलग हटके विशेष कानून बनाए गए हैं। और रोज लोग एलोपैथी के दुष्परिणाम के शिकार होकर मर रहे हैं। हॉस्पिटलों के बाहर लास्ट होने की गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं। मरे हुए लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह लाद कर ले जाकर जला दिया जा रहा है, खोद के गाड़ दिया जा रहा है, नदियों में फेंक दिया जा रहा है। लेकिन एलोपैथी पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगता। वही एक आयुर्वेदाचार्य अगर आयुर्वेद से इलाज करता हो और किसी को कोई दुर्भाग्य से दुर्घटना घट जाती है तो उसके पीछे पुलिस प्रशासन लग करके उसकी दुकान भी सीज कर देंगे, उस आदमी को भी जेल में डाल देंगे और उससे लाइसेंस और दुनियादारी की 500 प्रश्न खड़े किए जाएंगे। तो मतलब एलोपैथी के द्वारा अगर आप हत्या कर रहे हैं तो सारे अपराध क्षम्य हैं, और एलोपैथी से इतर आप किसी दूसरी पद्धति से इलाज कर रहे हो और संयोग से कोई व्यक्ति मर जाए तो वह इतना बड़ा संगीन अपराध हो जाएगा कि उसके लिए उस चिकित्सक के घर परिवार को पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। इसलिए इस दृष्टि को बदलने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि आप आयुर्वेद से ठीक हो सकते हो, आप इकोप्रेशर से ठीक हो सकते हो, आप एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकते हो, आप मर्म चिकित्सा से ठीक हो सकते हो, आप नाड़ी चिकित्सा से ठीक हो सकते हो, आप मालिश चिकित्सा से ठीक हो सकते हो, आप सुगंध चिकित्सा से ठीक हो सकते हो। हजारों पैथी हैं सत्य सनातन शैव जीवन शैली की। आप क्यों इन राक्षसों की पैथी में उलझे हुए? लेकिन ये बात कहेगा कौन? ये बात
सनातन ज्ञानपीठ के वह प्रशिक्षित लोग कहेंगे जिन्होंने शैव जीवन शैली को करीब से देखा और महसूस किया। ये बात वह लोग कहेंगे जिन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है कि प्रकृति की कितनी शक्ति है और राक्षसीय ऊर्जाओं के द्वारा किस तरह प्रकृति का दोहन करके मनुष्य का सर्वनाश किया जा रहा है, वो लोग कहेंगे। लेकिन इसके लिए सूचना और डाटा दोनों होना जरूरी है, जिस पर सनातन ज्ञानपीठ कार्य करेगा। क्योंकि प्रायोजित तरीके से जब भी कोई षड्यंत्र किया जाता है तो वह षड्यंत्र 100 साल 150 साल के लिए आयोजित होता है। जब पूरी दुनिया नए नए उद्योग धंधे में उतरी 1757 में कलकत्ता की फतह के बाद जब भारत में अंग्रेजों के लूट का दौर शुरू हुआ तो 50 साल तक इन लोगों ने अपने अपने घरों को भरा, विश्व के सभी लुटेरों ने, बस ये भारत की दौलत से। और उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका, इनका औद्योगिक दौर शुरू हुआ। उस औद्योगिक दौर से प्रेरित होकर रशिया, जो कि एशिया का नॉर्दर्न एरिया है, उन लोगों ने भी ब्रिटेन और अमेरिका के तर्ज पर अपने यहाँ उद्योग धंधों को विकसित करना शुरू किया। जबकि वे दुनिया को कहीं लूटने नहीं गए थे, दुनिया को लूटने के लिए यूरोप के लोग निकले थे। लेकिन उनके इस औद्योगिक विकास को देखकर इन्हें लगा कि हमें भी करना चाहिए, क्योंकि भविष्य अब उद्योग जगत का है। कालांतर में जैसे आज चाइना, अमेरिका और यूरोप के व्यवसायियों के लिए एक चुनौती बन के खड़ा हो गया है, इसी तरह उस समय रशिया भी यूरोप और अमेरिका के व्यवसायियों के लिए एक चुनौती बन के खड़ा हो गया था। तभी एक यहूदी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया कार्ल मार्क्स। उसका मूल नाम ये नहीं, लेकिन वह व्यक्ति 5 मई 1818 को जर्मन में पैदा हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा बर्लिन में हुई, जेना में हुई, वॉन में हुई। मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि वह पूरे जीवन यूरोप में ही घूम घूम कर शिक्षा लेता रहा, 22 देशों में। दार्शनिक था, विचारक था, चिंतक था, पत्रकार था, पूंजीपतियों का सहयोगी था। और उसे एक टारगेट दिया गया यूरोप के यहूदी घरानों द्वारा कि रशिया को औद्योगिक क्रांति के पथ से कैसे हटाया जा सकता है। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की और एक दर्शन विकसित किया। उस दर्शन का नाम था साम्यवाद, कम्युनिज्म। ये व्यक्ति जिंदगी में कभी रशिया गया नहीं और ना उसने रशियन के चरित्र और जीवन को अंदर से देखा समझा, कभी नहीं। 1818 से लेकर के 1883 तक 64 वर्ष की आयु में 43 वर्ष तक इस व्यक्ति ने रूस को नष्ट करने की योजना बनाई। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जिस कमरे में रहते थे उस कमरे के बाहर नहीं निकले आज तक, और अपने सिगार के साथ
षड्यंत्र की योजना बनाने के लिए जब कारपेट में एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से वापस आते थे तो उनके जूतों से वह कारपेट इतना घिस गया था कि बाद को वह कारपेट 2 हिस्सों में बंट गया। मतलब कि हजारों बार उस कारपेट के बीच से वह चले होंगे, छोटे छोटे बिंदुओं पर चिंतन करते हुए, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द कैपिटल, पूंजीवाद। और उस पूंजीवाद में सिद्धांत स्थापित किया कि उद्योग घरानों के लाभ पर पूंजीपति का नहीं बल्कि मजदूर का अधिकार है, और वह भी अधिकार उसे तुरंत मिलना चाहिए, माल बिकने के पहले। जब मजदूर 8 घंटे काम करके फैक्ट्री का सायरन बजता है, उसके बाद काम बंद करता है, तो मजदूर का पसीना सूखने के पहले मजदूर के हाथ में उस दिन की मजदूरी आ जानी चाहिए। ये दर्शन उन्होंने विकसित किया। और इसके बाद 64 वर्ष की आयु में 14 मार्च 1883 को उनकी लंदन में मृत्यु हो गई। एंजल एक उनके व्यवसायिक घराने के साथी थे, मित्र थे। एंजल ने इनकी बहुत मदद की। एंजल के पिता ईसाई थे, कपास के व्यापारी थे, और बाद में कार्ल मार्क्स और एंजल ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की 1 मई 1864 को, जिसको आज भी मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद ये मर गए 64 में। 1800 नहीं, मरे 64 में नहीं, 83 में। लेकिन ये बूढ़े हो चुके थे, तो एक दूसरे व्यक्ति को चुना गया। ये फर्स्ट फेज का काम यहां पूरा हो गया। एक दर्शन विकसित हो गया रशिया को खत्म करने के लिए साम्यवाद के नाम पर। ये कार्य पूरा हो गया, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो। अब सेकंड फेज में एक व्यक्ति जो कि रूस में जन्मा था 1870 में, लेनिन, उसको यूरोप लाया गया शिक्षा के नाम पर, और यूरोप में जर्मन में उसको प्रशिक्षित किया गया रशिया को खत्म करने की दृष्टि से। और एक पत्रिका प्रकाशित की गई जर्मन से जिसका नाम था स्क्रा। रशियन भाषा में उसको कहते चिंगारी। तो ये जो रशियन शब्द है स्क्रा, इसको हम लोग भारतीय भाषा में चिंगारी कहते हैं। इसकी जो किताबें छपती थी, इसके जो पंपलेट छपते थे, इसकी जो मैगजीन छपती थी, अखबार छपते थे इस पत्रिका के, ये सब कुछ जर्मन में छपा करता था, यहूदी फंड से छपा करता। और उस जमाने में इतने संसाधन विकसित नहीं थे, लेकिन फिर भी जर्मन से ये पूरा का पूरा सामान लाद करके 10,000 किलोमीटर दूर रशिया भेजा जाता था, और रूस के मजदूरों के बीच में निःशुल्क बांटा जाता था, जिसमें 3 विषय पर रूस के मजदूरों को उकसाया गया। पहला विषय ये था कि
यूरोप के अंदर मजदूर 8 घंटे काम करता है, रशिया में मजदूर 12 घंटे काम करता है। ये मजदूरों का शोषण है, इसलिए काम के घंटे 12 के स्थान पर 8 किए जाने चाहिए। दूसरा विषय उठाया कि पूंजीपति की पूंजी पर प्राप्त होने वाला लाभ मजदूर की मेहनत के कारण खड़ा होता है, इसलिए उस लाभ का लाभांश मजदूरी के साथ मजदूर को दिया जाना चाहिए। और एक तीसरा विषय उठाया कि हफ्ते में 1 दिन और वर्ष में 50 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मजदूरों को दी जानी चाहिए, जिससे वह अपने घर परिवार की देखभाल कर सकें। सारी चीजें सुविधाजनक थी। रूस का मजदूर इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाया और उसका अपने ही देश के पूंजीपतियों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। जब रूस के मजदूरों का रूस के पूंजीपतियों के साथ संघर्ष शुरू हो गया तो इसका लाभ उठाया यूरोप के यहूदियों ने। उन्होंने वहां से बड़े बड़े जहाजों में भर के यूरोप से रशिया मजदूर भेजने शुरू कर दिए। जब मजदूर रशिया पहुंचा देख लो, अगर वो आए हों तो उनको कहना भी बाहर रहेंगे और क्लास चला लेंगे। तो जब मजदूर रशिया पहुंचे तो वहां से रूस के जो अपने मजदूर थे वो बेरोजगार होना शुरू हो गए, क्योंकि उद्देश्य यहां दूसरा था। इसलिए यूरोप से आने वाले मजदूर कम दाम पर अधिक काम करने को तैयार थे। षड्यंत्र चलता रहा और धीरे धीरे यूरोप के मजदूरों ने रशियन मजदूरों को बेरोजगार करके उनको रिप्लेस कर दिया। अब रूस के कल कारखानों में रशियन मजदूर के स्थान पर यूरोपीय मजदूर काम करने लगे। इस तरह जब यहूदियों की रशिया के अंदर जड़ें मजबूत हो गईं, तब उन्होंने 8 मार्च एक डेट मुकर्रर की 1917, और उस दिन उन मजदूरों ने एक जन विद्रोह कर दिया जिसे रशिया की क्रांति कहा गया, और उन्होंने अपने एक एक पूंजीपति को मारकर उनके सरों को चौराहों पर लटका दिया। इस तरह रशिया के अंदर सभी तरह के पूंजीपतियों के घराने नष्ट हो गए। और मजे की बात यह कि इस आग लगाने के पीछे जिस व्यक्ति का प्रयोग किया गया, लेनिन, वह व्यक्ति जब रूस में इतना बड़ा हत्याकांड चल रहा था तब वह स्विट्जरलैंड में अपने जीवन को एंजॉय कर रहा था। और 8 नवंबर 1917, 8 मार्च से लेकर 8 नवंबर तक यह हत्याकांड चला पूरे रूस में। और इसके बाद लेनिन को रशिया का राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया गया और लेनिन ने शपथ लेकर बतौर राष्ट्राध्यक्ष रूस के अंदर साम्यवाद की स्थापना की। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बहुत बड़ी घटना जब घटती है, चाहे वह फ्रांस की क्रांति हो, इंग्लैंड की क्रांति हो,
जर्मन की क्रांति हो, रशिया की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, तो वो सब प्रायोजित होती है। मनुष्य कभी सो मोटो कोई क्रांति नहीं करता, और इस प्रायोजित क्रांति को जवाब देने के लिए हमारे पास अपने बौद्धिक चिंतक का एक नेटवर्क होना चाहिए। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व की रक्षा होगी तो मानवता की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आप इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को उजागर करने का अगर काम कर रहे हैं तो इतना पर्याप्त है, जिससे आप अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचा सकें। यही मेरी अपेक्षा है, यही कामना है। इसी उद्देश्य से ये संस्थान स्थापित किया जा रहा है। आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे तो कार्य सरलता पूर्वक हो जाएगा, और नहीं तो समय कुछ ज्यादा लगेगा। लेकिन मेरा अपने जीवन का संकल्प है कि जब तक जीवित हैं तब तक राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा, और उसके तहत मैं इस कार्य को गति दे रहा हूं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें, इसके बाद आज का सत्र पूर्ण किया जाता है। हेलो, आवाज आ रही है गुरु? बोलिए। जो भी साथी इस महाअभियान में जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप कर देंगे, और सुशील जांगिड़ जी का जिनके पास नंबर है वो लोग सुशील जांगिड़ जी को कर देंगे, या तंत्र, ज्योतिष और ब्रह्मास्मि क्रिया योग के जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें लोग अपना नाम, पता, कार्य क्षेत्र का वर्णन के साथ डाल देंगे, तो उनको हम लोग संग्रहित करके एक सूचीबद्ध बना लेंगे, और उसके बाद आप लोगों से संपर्क कर लिया जाएगा। इसी के साथ इस सत्र को पूर्ण करता हूं। मेरे परिवार में एक पारिवारिक विवाह है, उस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं। इस हेतु अब आगे के इस शनिवार इतवार के कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन लौट के आने पर शीघ्र ही आगे की कक्षाएं यथावत चलती रहेंगी। इसी सूचना के साथ सभी साथियों को आज कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम।